देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई हो रही थी। तभी अदालत में एक केस पेश होता है। अभी उस केस की फाइल खुली भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फाइल की तरफ देखे भी नहीं कि अचानक उस केस के आते ही वो सीधे कहने लगे कि अच्छा, तो ये तुम्हारा केस है। तुम वही हो ना जिसने एक स्टूडेंट की बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसके जिस्म पर तुमने 17 बार हमला किया। जब तुम कत्ल कर रहे थे तब उसके मोबाइल पर उसकी माँ का फ़ोन आ रहा था, लेकिन तुम उसकी बेटी को लगातार तेज धारदार हथियार से मार रहे थे। यह सारी चीज़ें मुझे आज भी याद है, क्योंकि जो तुमने किया है वो बेचैन कर देता है। सोचकर ही घिन आती है। शायद यही वजह है कि मुझे फाइल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दरअसल यह बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के द्वारा कही गई थी, जो अब रिटायर हो चुके हैं। आप इन्हें जानते भी होंगे। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिनकी बेंच ने राम मंदिर का फैसला सुनाई थी। अब उस कहानी पर आते हैं जिसमें इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया था। कहानी मोहब्बत की नगरी कही जाने वाली आगरा से शुरू होती है। 15 मार्च 2013 को आगरा का एक जगह दयाल बाग के एक लोकेशन खेल गाँव से शाम के करीब 7:30 बजे एक शख्स गुजर रहा था। खेल गाँव के पास अचानक देखता है कि सड़क के किनारे एक ऑल्टो कार खड़ी हुई थी। वह उसके करीब जाता है। करीब से देखता है तो उस कार के अंदर कोई नहीं था। अब सड़क के किनारे जिस तरीके से यह कार खड़ी हुई थी, उसे देखने से ही मामला गड़बड़ लग रहा था। वह शख्स बिना देरी किए 100 नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर एक ऑल्टो कार खड़ी है और कार के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है। कार के अंदर भी कोई नहीं है। अब ये सारी चीज़ें कंट्रोल रूम से फ़ौरन लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद पीसीआर और फिर लोकल पुलिस उस बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है। खबर सच थी। देखा कि वहां ऑल्टो कार खड़ी है और कार का दरवाजा बंद है। कार में कोई नहीं है। पुलिस फिर उस कार को खोलती है। कार के अंदर तलाशी लेना शुरू करती है, पर ऐसा कुछ नहीं मिलता जिसमें कुछ अजीब लगा हो। लेकिन सीट पर एक कागज का टुकड़ा मुड़ा हुआ मिलता है। पुलिस उस कागज के टुकड़े को खोलती है तो उसमें एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उस मोबाइल नंबर के अलावा उस कार में कुछ नहीं मिलता है। तब पुलिस उस कागज पर लिखे नंबर पर डायल करती है। सामने एक ऋषिपाल शर्मा नाम के शख्स फ़ोन उठाते हैं। पुलिस उन्हें उस गाड़ी के बारे में बताती है। तब उन्होंने कहा, यह तो मेरी गाड़ी है। ऋषिपाल आगे कहते हैं कि गाड़ी मेरी बेटी सुबह लेकर निकली थी, उसको कॉलेज जाना था। वह अब पुलिस को बताते हैं कि वह फ़ोन नहीं उठा रही है, फ़ोन स्विच ऑफ है। ऋषिपाल शर्मा उस लवारिस हालत में पड़ी कार के बारे में सुनकर परेशान हो जाते हैं। बेटी का कोई अता पता नहीं है। वह पुलिस के पास पहुंचते हैं। गाड़ी लवारिस हालत में मिली थी। माँ बाप के हिसाब से उस कार में उनकी बेटी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मामला और पेचीदा होता जा रहा था। इसके बाद पुलिस उनका बयान दर्ज करती है। ऋषिपाल बताते हैं कि उनकी बेटी का नाम नेहा शर्मा है। वह पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। वह आगरा के मशहूर कॉलेज दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने बताया कि हमेशा की तरह वह आज सुबह गाड़ी लेकर कॉलेज के लिए निकली थी। कॉलेज जाने के बाद उससे बात भी हुई थी, लेकिन उसको दोपहर 3 बजे तक घर आ जाना चाहिए था, पर वह घर नहीं लौटी। तो माँ ने उसको फ़ोन किया। कई बार घंटी बजी, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर एक बार और माँ फ़ोन करती है। तब किसी लड़के की आवाज़ आई और उसने कहा कि दीदी सदर बाजार गई है। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। अब माँ को लगा कि हो सकता है कि मार्केट किसी काम से गई होगी, लेकिन मन में यह भी है कि फ़ोन कोई और कैसे उठा रहा था। इसके बाद वह फिर फ़ोन करती है, लेकिन इस बार फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। कोशिश करते करते फ़ोन एक बार और उठा। इस बार फ़ोन पर एक लड़की की आवाज़ आई। उसने कहा कि दीदी मूवी देखने गई है, वह टिकट लेने के लिए लाइन में लगी हुई है। इतना कहने के बाद फ़ोन कट गया। अब इसके बाद कई बार फ़ोन किया गया, लेकिन कोई बात नहीं हुई। अब पुलिस इस बयान के बाद जांच में लग जाती है। आसपास के सभी थिएटर और सदर बाजार में ढूंढा गया, पर कहीं नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। तारीख 15 मार्च से 16 मार्च आ गई। 16 मार्च को भी पुलिस हर तरफ जांच कर रही थी। इसके लिए पुलिस कॉलेज पहुंचती है। नेहा के तमाम दोस्तों और क्लासमेट से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई खास पता नहीं चलता है। इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि आखिरी बार नेहा को दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लैब के पास देखा गया था। वह बायोटेक्नोलॉजी लैब था। यह खबर पुलिस को एक स्टूडेंट ने दिया था। अब पुलिस ने लैब के अंदर तलाशी लेने का फैसला करती है, इसलिए लैब का दरवाज़ा खुलवाया गया।
जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई, पुलिस सन्न रह गई। पूरा लैब का फर्श खून से सना हुआ था। नेहा की लाश उस लैब में पड़ी थी। देखकर ही लग रहा था कि उसे बुरी तरह से मारा गया है। सलवार उसका घुटनों तक था। जिस्म पर अलग अलग जगहों पर तेज धारदार हथियार के निशान थे। पास ही एक शीशे का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिसको देखकर लग रहा था कि शायद उस टुकड़े से भी हमला किया गया था। लाश की हालत को देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि मारने वाले के मन में बहुत दिनों से गुस्सा भरा हुआ था। इसके बाद नेहा के माँ बाप को इसकी खबर की गई। इसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब यह खबर पूरे आगरा में फैल गई। सभी छात्र विरोध प्रदर्शन करने लगे। सड़कों पर ट्रैफिक जाम होने लगे। अब आगरा पुलिस के ऊपर इस केस को सुलझाने का दबाव बढ़ता गया। पुलिस इस केस के लिए करीब 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ करती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इधर दिन बीतता जा रहा था। पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाता है। इसी पूछताछ के दौरान एक दिन इसी इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर ने एक पुलिस वाले से कहा कि उदय नाम का एक लड़का है, आप एक बार उससे पूछताछ करो, शायद कोई सुराग मिल जाए। इसलिए पुलिस उदय से पूछताछ करनी शुरू की। वह लड़का भी बहुत हाई प्रोफाइल का था। उसके नाना IAS अफसर थे, तो जाहिर सी बात थी कि इस केस को सुलझाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती थी। लेकिन फिर भी पुलिस उदय से पूछताछ करती है, पर कोई ऐसी जानकारी निकल कर नहीं आती जिससे उदय के ऊपर शक किया जाए। इसी दौरान पुलिस को एक और खबर मिलती है कि जिस लैब के पास लाश मिली थी, उसी लैब के पास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसका ठेकेदार विशाल नाम का एक आदमी था। तो पुलिस इस उम्मीद पर कि शायद विशाल से कोई जानकारी मिल सकती है, इसके लिए 15 मार्च की शाम को विशाल के घर पहुंचती है। जब घर पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ अजीब सी चीज देखने को मिली। पुलिस ने देखा कि घर के बाहर विशाल की साइकिल खड़ी है और उस पर लाल लाल रंग का कुछ धब्बे लगे हैं। ऐसा लग रहा था कि खून का निशान है। फिर पुलिस ने देखा कि विशाल के धुले हुए कपड़ों पर भी कुछ लाल लाल रंग के निशान हैं। यहाँ तक कि विशाल के जूतों पर भी कुछ लाल रंग का निशान था। अब लाल रंग इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, इसलिए पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन विशाल हर बार यही कह रहा था कि वह बेकसूर है। पुलिस ने विशाल के सभी चीज़ें, कपड़े, साइकिल और उसके जूते को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी थी। 3 दिन तक पुलिस ने विशाल को अपनी हिरासत में रखा। तीसरे दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में कहा गया कि लाल रंग खून के निशान नहीं है, बल्कि यह पेंट है। इसलिए पुलिस विशाल को छोड़ देती है। इसी दौरान में नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल की वजह सामने आती है कि नेहा शर्मा की मौत ज़्यादा खून बहने की वजह से हुई है, जिसके जिस्म पर 17 जख्मों के निशान थे। लेकिन रिपोर्ट में सामने नहीं आया कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं। अब ऐसा कह सकते हैं कि रिपोर्ट अभी आधी अधूरी थी। पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। नेहा की मौत को लगभग 15 दिन हो गए। ऊपर से लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। तब 15 दिन के बाद पुलिस ने तय किया कि एक बार फिर उस लैब की तलाशी ली जाए। अब इस बार पुलिस की टीम अपने साथ फॉरेंसिक टीम को लेकर जाती है। लैब के अंदर हर छोटी से छोटी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। सबूत के तौर पर उस लैब के फर्श से कुछ बाल मिलते हैं। बाल का साइज देखकर एहसास हो रहा था कि यह किसी लड़के का है। अब पुलिस ने यह बाल उठाया और उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। इधर लगातार प्रोफेसर और कुछ लड़कों ने उदय से जांच पड़ताल करने को कह रहे थे, इसलिए पुलिस ने एक बार फिर उदय के घर जाकर जांच करने का फैसला करती है। इसके लिए उदय के घर पहुंचती है। अब जैसा कि उदय का परिवार पावरफुल थी, उसके नाना IAS अफसर रह चुके थे, इसलिए उन्होंने पुलिस के खिलाफ केस कर दिया कि यह हमें हरास कर रहे हैं। अब पुलिस भी एक कदम पीछे हट जाती है, क्योंकि अभी पुलिस के पास एक भी पक्के सबूत नहीं था। इधर केस सुलझ नहीं रहा था। पुलिस ने अपने पूछताछ में 22 लोगों को सस्पेक्ट बनाई थी, जिसमें उदय भी था। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि लैब में एक टेक्नीशियन भी था। उस टेक्नीशियन का नाम एसवीर संधू था। एक विटनेस ने बताया कि 15 मार्च 2013 की शाम उसने उस ऑल्टो कार में एसवीर संधू को देखा था। यह खबर मिलते ही पुलिस एसवीर संधू को उठा लेती है। अब पूछताछ करना शुरू करती है। उसने कहा कि हाँ, वह गाड़ी मैं चला रहा था, लेकिन मेरा कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उदय ने गाड़ी छोड़ने के लिए कहा था। अब यह कत्ल उदय की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बिना पक्के सबूत के पुलिस उसके गिरेबान पर हाथ भी नहीं डाल सकती थी। अब फिर पुलिस के हाथ खाली थे।
इसी दौरान 15 दिन के बाद जो लैब से फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए थे उसकी रिपोर्ट आ गई। दरअसल पुलिस ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को उन 22 सस्पेक्टेड लोगों के बालों का सैंपल भेजे थे, उनमें एक उदय का भी था। रिपोर्ट में पता चलता है कि वह सैंपल उदय से मैच कर गया। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट की वजह से पुलिस के पास उदय के खिलाफ पक्के सबूत मिल गया। इसके बाद पुलिस ने उदय को उठाकर उससे फिर से पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस हर तरीके से उदय से पूछताछ करती है, बार बार एक सवाल को 1000 बार पूछा ताकि वह सच बोले। आखिरकार लंबी पूछताछ में उदय अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसने कहा कि हाँ, नेहा शर्मा का कत्ल उसी ने किया है। 39 दिन बाद आगरा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उसने इस केस को सुलझा लिया है। पुलिस एसवीर संधू और उदय इन दोनों को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर केवल मर्डर के आरोप थे। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर नहीं हुआ था कि नेहा शर्मा के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं, इसलिए रेप के चार्जेस नहीं लगाए गए हैं। पुलिस को पूछताछ में पता नहीं चला कि आखिर उदय ने नेहा का कत्ल क्यों किया, इसलिए लोगों ने पुलिस के ऊपर आधी अधूरी जांच करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करने लगे। खुद नेहा शर्मा की फैमिली ने भी सीबीआई की जांच की मांग की। इस मामले में यूपी की सरकार जांच के लिए सीबीआई को सौंप दी। 3 अगस्त को आखिरकार सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। इधर एसवीर और उदय को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन 1 साल के बाद ही 11 फरवरी को दोनों को कोर्ट ने जमानत भी दे दिया। अब दोनों बेल पर बाहर आ गए थे। इधर सीबीआई जांच कर रही थी। सीबीआई ने तमाम फॉरेंसिक जांच करती है जो पुलिस ने नहीं किए थे। फिर सीबीआई को इन तमाम रिपोर्ट से पता चलता है कि नेहा शर्मा का रेप भी हुआ था और रेप के बाद ही उसका मर्डर हुआ था। उसे पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था। अब सीबीआई ने कोर्ट के सामने अपनी चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई की कहानी के हिसाब से उदय लगातार नेहा शर्मा के पीछे पड़ा हुआ था, उसे तंग भी करता था, उसको लेकर बुरी नीयत रखता था। 15 मार्च को नेहा कॉलेज गई। उसके बाद वह लैब की तरफ आई। इत्तेफाक से कोई और लैब में नहीं था। टेक्नीशियन जो उसका जानने वाला था, उसने लैब के अंदर क्लोरोफॉर्म रखा हुआ था। तभी मौका देखकर उसने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, लेकिन नेहा पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई। फिर भी उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। नेहा इसका विरोध करती है। तब उदय के पास में पड़ा कांच उठाकर लगातार नेहा के शरीर पर वार करता रहता है। इसी वक्त नेहा के मोबाइल पर उसकी मां का फोन आ रहा था, लेकिन वह लगातार नेहा को मारते जा रहा था। मारने के बाद वह फोन उठाकर पहली बार कहता है कि दीदी सदर बाजार गई है और दूसरी बार कहता है कि वह फिल्म के टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ी है। अब सीबीआई ने बेल का विरोध करने लगी। इसके बाद इन दोनों की जमानत अर्जी खारिज हो गई। इन्हें वापस आगरा जेल में डाला गया। फिर वक्त बीता। कुछ साल के बाद सीबीआई ने चार्जशीट में रेप का एंगल जोड़ देती है। अब निचली अदालत ने भी जमानत अर्जी खारिज कर देती है। तब उदय सुप्रीम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाता है। उसी समय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कहते हैं कि यह वही केस है ना जिसमें एक पीएचडी स्टूडेंट को बड़ी बेरहमी से मारा गया। उसके जिस्म पर 17 चाकुओं के निशान थे और जब कत्ल हो रहा था तब उसकी मोबाइल की घंटी बज रही थी, उसका माँ का फोन आ रहा था। ऐसी चीजें बेचैन करती है और ऐसे मामले में ऐसे शख्स को कोई कैसे जमानत दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लैब टेक्नीशियन को बरी कर दिया, क्योंकि उसका इस कत्ल में और रेप में कहीं से कोई रोल नहीं नजर आया था। अभी भी यह केस लोअर कोर्ट में चल रहा है। यह सच्ची कहानी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।